आसमान की ओर हो गया, क्या करने वाले हैं आप ये बता दो पूरा। आपको भेजता हूँ, उसको देखो। नहीं वो देखो अभी तो। नमस्कार, वीर माता और इस्तेमाल किया था और पूरी तरह से दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एरियल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने में भी इन ड्रोन्स का बहुत बड़ा हाथ रखा था, जिसकी वजह से जो ब्रह्मोस मिसाइल थे उन ठिकानों पे जाकर गिरे, जिसके बारे में पाकिस्तान को खबर तक ना हुई। ये पाकिस्तान के लिए काल बन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और आप तक सकते हैं कि दुश्मन के लिए काल बन सकते हैं। इनका काम रहता है एक तो सर्विलेंस का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ये एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि दुश्मन के ठिकानों पर ये जाके फट जाते हैं और दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मामूल खेत में इस समय भारत की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डिस्प्ले पर है। एक तरफ आप देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया था जो पूरे दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए। हमने देख सकते हैं कि इस समय आसमान पर आपको एक था लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के, और आप देख सकते हैं कि बाहर किस तरीके से ये देखिए हमारे कमांडोज किस तरीके से जज्बा जुनून के साथ पूरी तरह से तैयार। ये वही यूनिट है जो यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन में देख रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। और आप देख सकते हैं 22 मई को ऑपरेशन हुआ था, 26 मिसाइल आगे किए थे, 9 के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान ने बोखलाट में भारतीय सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया था, कुछ में फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, उड़ी में फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद भारत के पास कोई और वजह नहीं रही, भारत ने उनके जो थे बेसिस को टारगेट कर दिया। देखिए समय धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि जंग का मैदान, और किस तरीके से करते हुए नीचे उतरे और किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, कैसे वो अपने उस ठिकाने पे उतरते हैं, उसके बाद ये अपने विंग्स को पैक करते हैं और उसके बाद वो उस जगह पे चले जाते हैं जहां पे दुश्मन छुपा है और दुश्मन को पूरी तरह मारने की तैयारी रहती है। एंड हियर यू कैन सी राइट नाउ द ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड and there's a very big operation right now going on. Let me show you how things have really moved, and here it's going to be Indian military. We feel it's more of a bogey. He wants to prevent us
from taking any strong action. So he plays this nuclear bogey card. So it's a kind of bluff he's doing, which we have to call out that bluff. So that is our stance. We will not get deterred by his nuclear bluff. My question, Pradeep Datta from NDTV. Sir, in your speech, you said that they were trying to lie and they अपने हाकाओं के पास भागे थे, they were running towards them. Can you just elaborate on that? And how strong will be Operation 2.0 in case there is any misadventure from their side? Okay. सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा दो। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. नहीं, ये मैंने जो स्पीच दी थी उसमें भी कहा था कि हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। जैसा मैंने कहा कि हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है, तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। प्रकरण है जो हमारा पाकिस्तान से बातचीत हुआ था, 7 तारीख को हमले के बाद हमारे डीजीएमओ ने मैसेज भेजा था कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, अभी हम बात करना चाहते हैं। पर उसने उस समय बात करने से इनकार किया और उसके बाद जैसा आपको पता है अगले 88 घंटे जो लड़ाई हुई और उसके बाद उसने फिर हमको अप्रोच किया। जब उसके मिलिट्री बेसिस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसके डीजीएमओ ने फिर हमारे डीजीएमओ को अप्रोच किया कि हम बात करना चाहते हैं और उस बातचीत में सीज फायर का जो मसौदा था वो तैयार हुआ। तो सीज फायर का जो क्रम है वो इसी तरीके से है कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए और हमारी गवर्नमेंट ने डेलिब्रेशन के बाद उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसकी जहां भी इस तरह की हरकतें हैं, कार्रवाई हैं, हम उस पर पूरा नज़र रखे हुए हैं और हमको इस बात का ज्ञान है कि वहां पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो किस तरीके से अपना टेररिस्ट बेसिस को अगर रिजुविनेट कर रहा है या दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी जानकारी हासिल है और जो हमारा प्लान है वो हम उसके लिए बना रहे हैं। I said in my speech also that Pakistan military leadership wants to remain relevant. They don't want the politicians to take over the power. So the relevance of Pakistan military leadership comes through a state of confrontation with India. So their aim is to maintain this state of confrontation. So despite lot of our peace efforts, we have done it number of times. You are aware, Mr. Vajpayee went to Lahore in bus, but then Kargil happened. Now also we have tried number of times peace efforts, but something they will keep doing to keep the state of confrontation with India alive. And that is a cause of worry for us. The second question is, sir, yesterday we saw the US President Donald Trump saying that had I not intervened, the Pakistani Prime Minister would have died. Sir, you have been part of this entire system that carried out operations in Sindoor.
And do you feel that our response was so apt that the Pakistani Prime Minister was going to be this or that? हमारा रिस्पांस ऑप सिंदूर में बहुत क्लियर था। हमने किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया। हमने शुरू में सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया, और जब पाकिस्तान ने रिस्पांस में हमारे कुछ मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया तो उसके जवाब में हमने उसके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। इससे ज़्यादा हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई एम नहीं था। हमारा एम जो ऑपरेशन सिंदूर में था वो हमने पहले आधे घंटे में हासिल कर लिया था, उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करना। उसके बाद की जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान ने क्योंकि हमारे बेसिस पर हमला किया तो हमने फिर उसको सबक सिखाना था, और उसके बाद की कार्रवाई उस कारण से हमने उसके जो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस पर हमला किया। सर नहीं, आप लोगों ने देखा है कि जो भी मिलिटेंसी के पैरामीटर हैं वो जम्मू और कश्मीर में लगातार नीचे आए हैं। हालात जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सामान्य है, पर जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है कि कुछ टेररिस्ट दहशतगर्दों को भेज करके वो माहौल को बिगाड़ना चाहता है। उसके लिए हमारी सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं, और जहां भी हमको इस चीज़ की खबर मिलती है हम उसके खिलाफ बहुत इमीडिएट और प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। जैसा आपने देखा कि इस वर्ष कई सक्सेसफुल ऑपरेशन में हमने उसके जो टेररिस्ट हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया है। सर, ये ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं या पाकिस्तान के कुछ रेगुलर्स भी हैं जो मारे गए हैं, या जिस तरह जो एक्टिव हैं उनके बारे में कुछ? इसके बारे में जब भी कोई टेररिस्ट का न्यूट्रलाइजेशन होता है डिटेल्ड रिपोर्ट हम जारी करते हैं, उसकी आइडेंटिटी को लेकर के, उसके बारे में जो भी जानकारी है, तो वो सारी रिपोर्ट्स ऑपरेशन के बाद हमेशा अवेलेबल करा दी जाती है। हैं सर कुछ एक्टिव रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी के जम्मू कश्मीर? पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है। हमको लगता है कि इन्फिल्ट्रेट कराने में पाकिस्तान आर्मी भी सपोर्ट कर रही है, और जो टेररिस्ट ट्रेन होकर आ रहे हैं हो सकता है उनकी ट्रेनिंग में भी पाकिस्तान आर्मी मदद कर रही है। सवाल था पाकिस्तान को घुसकर मारने का, वो तो ऑप सिंदूर में भी हमने किया। उसके कई इलाकों को जो कि उसके हार्टलैंड पंजाब में हैं, हमने वहाँ पर एक तरीके से उनके बेसिस को बर्बाद किया, और ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे ये एक ऑपरेशनल प्लान है, और आप ये मान के चलिए कि इसके लिए हमारी तैयारी जारी है। और जैसा मैंने कहा कि ड्रोन्स हमारी इस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि ड्रोन्स हर ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल आज की तारीख में हो रहा है, तो हम भी ड्रोन्स में बहुत महारत हासिल कर रहे हैं। You said that many drones have been manufactured indigenously. Can you little elaborate on that? और how many drones were shot down last time? अभी आपने आज के प्रदर्शन में जो ड्रोन्स देखी उसमें ज़्यादातर ड्रोन्स वो हैं जो हमारे वेस्टर्न कमांड की वर्कशॉप्स में खुद ही बनाई, यानी कि ड्रोन्स का फैब्रिकेशन हमने आर्मी में भी शुरू कर दिया है, और काफ़ी बड़े स्केल पर हम ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या ज़रूरत है, हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, ये हमें अपनी वर्कशॉप्स में बहुत बेहतर तरीके से हम ड्रोन्स को बना पाते हैं। Sir, one last question, because ये जो नए ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाए हैं, क्योंकि हमें लगा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, तो हमने हर यूनिट में ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के लिए सब यूनिट्स यानी छोटी टुकड़ियों को शामिल किया है। तो अश्नी प्लाटून ये एक इन्फेंट्री बटालियन की छोटी टुकड़ी है जो ड्रोन्स में महारत हासिल करेगी, और ये हर एक रेजिमेंट में, आर्टिलरी के, आर्मर्ड के हर रेजिमेंट में इस तरह की टुकड़ियां आएंगी जो ड्रोन की लड़ाई में महारत हासिल करेंगी। भैरव बटालियन भी हमारा, जैसा हमने देखा कि जो अगली लड़ाई होगी उसमें हो सकता है हमें बहुत स्पीडीली एक्शन लेना पड़े, अपने ट्रूप्स को इंडक्ट करना पड़े, तो ये भैरव बटालियन आप ये मान के चलिए कि जिस तरह की हमारी
पैरा कैपेबिलिटी हैं, स्पेशल ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी हैं, उसको और बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की टुकड़ियों की जरूरत पड़ेगी जो छोटी टुकड़ियां हों और अपने आप दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर कार्रवाई कर सकें। तो भैरव बटालियन भी उसी तरह की एक टुकड़ी है।